Hello everyone. Today we are going to study class 12th chapter application of derivative and उसमें हम लोग देखेंगे increasing and decreasing function. ओके सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. बहुत इजी है, बस आपको स्टार्टिंग में बहुत ध्यान से देखना है, एक्सप्लेनेशन से समझना है, डिफिनेशन से नहीं, डायग्राम के थ्रू समझेंगे. ओके दिस इज द टॉपिक क्लास 12th chapter I think it is chapter 6 and the name of the chapter is application of yes derivative. Okay, derivative you know na, dy by dx, that is this thing. Increasing and decreasing function के में हम डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं, इसलिए ये इसके अंदर इंक्लूड है. तो व्हाट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. कह रहा है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है. फंक्शन यू नो ना, फंक्शन वही फंक्शन है अपने आप में, जितने भी टाइप्स के आपने फंक्शंस पढ़े हों, ठीक ना. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, अलजेब्रिक फंक्शन हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, तो जो भी फंक्शंस आपने पढ़े हैं वो सारे फंक्शंस इसमें हैं. बस हम देखेंगे कि किसी भी फंक्शन को, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन हो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उनको हम वो कब इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे, कब वो डिक्रीजिंग फंक्शन होंगे, वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं. और इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे. फर्स्ट कंसीडर अ फंक्शन डिफाइन. हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया एक इंटरवल में, ऑन एन इंटरवल आई. ठीक है, लेट्स द इंटरवल इज आई. और इस आई में हम कोई भी इस आई इज अ इंटरवल समझ रहे हैं ना, वो हम लोग कंसीडर करते हैं कि x1 x2 ये इंटरवल है या कोई और इंटरवल. तो फर्स्ट थिंग इज, हाँ, इंटरवल आई इज सेड टू बी क्या सेड. द फर्स्ट थिंग इज इंक्रीजिंग is said to be a increasing function. हम कहने जा रहे हैं कि एक फंक्शन है जो इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाएगा कब, जब if x1 is less than x2 तो मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी कि ये x1 x2 है क्या. वैसे तो यहाँ क्लियर कर दिया कि इंटरवल है, बट x1 एंड x2 क्या है. इम्प्लाइज दैट, मतलब अगर हम x1 x2 से छोटा ले या x2 x1 से बड़ा ले, तो जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन क्या होगा, x1 पे फंक्शन क्या होगा fx1, और x2 पे फंक्शन क्या होगा fx2. ओके, तो ये जो वैल्यू आए वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू आए. फिर से समझो, if we consider x1 is less than x2, then it implies that f of x1 is less than equal to f of x2. डिफिनेशन थी कि, बट अब आपको डायग्राम से ज्यादा क्लियर होगी. लेट्स सी द डायग्राम. कंसीडर द x axis and y axis. This is your x axis, this is a positive x axis here we will consider, and it is a y axis. And y, you know, y is represent the function. y axis क्या करता है, किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है. हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना कि y is equal to fx. तो y क्या कर रहा है, y axis फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब देखो यहाँ पे हम एक फंक्शन कंसीडर करेंगे, फंक्शन का डायग्राम कंसीडर करेंगे. तो वो डायग्राम मैंने कुछ ऐसा ले लिया, चलो ठीक है. इट्स अ कर्व, एक कर्व लिया है जो एक ये fx फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं. टेंजेंट यू नो ना, किसी कर्व से कोई टेंजेंट कैसे ड्रॉ होता है, कोई भी कर्व है तो उस पर उसके एक पॉइंट से क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. सर्कल वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा.
तो यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहे हैं at the which is passes through at the point of a curve or a given function. This is your function. This curve represent a function and this is the tangent of this function. Okay, now आपको ये पता है कि जो tangent है उसकी इक्वेशन क्या होती है? Tangent is the derivative of the function. मतलब अगर कोई फंक्शन fx है तो हम उसका f डैश x फाइंड कर सकते हैं बाय द फाइंडिंग द डेरिवेटिव फाइंड करके dy बाई dx फाइंड करके। तो हमने कहा कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, dy बाई dx है। ओके, अच्छा, अब फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाई dx और dy बाई dx रिप्रेजेंट द टेंजेंट ऑफ द फंक्शन, मतलब इसका टेंजेंट इक्वेशन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस टेंजेंट को हम देखें, ध्यान से देखिए, तो ये एक्स एक्सिस से एक एंगल फॉर्म कर रही है। कितने डिग्री? मान लो वो एंगल 30 थीटा है, और वो थीटा जो है ये एंगल क्या 90 से बिगर है या स्मॉलर? तो देखा जाए तो ये एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही है, और एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री होता है। तो इट्स हम यहाँ कह सकते हैं कि जो थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है वो लेस देन 90 डिग्री। ओके, अब ये बताइए, ये जो फंक्शन है dy बाई फंक्शन का जो डेरिवेटिव है dy बाई dx, उसको हम tan थीटा भी कहते हैं। ये आपने टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर में पढ़ा होगा कि dy बाई dx इज इक्वल टू tan थीटा ना। ओके, अब यहाँ पे आपको पता है कि tan की जो वैल्यू होती है 90 से बिलो पे, 90 से कम पे tan की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, क्योंकि tan 90 की वैल्यू 0, तो उससे पहले की जो जैसे tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, इन सब पे वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी। क्या आएगी? ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ पे आप अगर आपने एक ये यहाँ से यहाँ तक आपका एक्स एक्सिस, ये आपका इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपने एक पॉइंट कंसीडर किया x1 और यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया x2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आप देख रहे होंगे कि x1 की जो वैल्यू है वो x2 से कम है। यहाँ आप जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज करती है, मतलब x1 की वैल्यू कम है इन कंपैरिजन टू x2। तो सेम चीजें हमने यहाँ पे लिखी है। तब आप क्या देख रहे हैं कि x1 से जब हम x2 पे मूव कर रहे हैं तो x1 से x2 पे वैल्यू इंक्रीज कर रही है x एक्सिस पे, और इसी पे फंक्शन की वैल्यू देखिए तो फंक्शन भी, ये सॉरी मुझे यहाँ कंसीडर करना था, तो ये x1 से x2 पे जाने पे फंक्शन की वैल्यू भी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है ना। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वालिटी को हटा दें तो f ऑफ x1 की जो वैल्यू है वो f ऑफ x2 पे जाने पे इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे आपको f ऑफ x1 मिलेगा और यहाँ पे आपको f ऑफ x2 मिलेगा। तो आप खुद देखिए कि f ऑफ x1 से जब आप f ऑफ x2 पे जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। कब? जब x1 इज लेस देन x2 है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जब फंक्शन में x1 इज लेस देन x2 हो तो f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 से कम होगी, मतलब वैल्यू क्या हो रही है? f ऑफ x1 से x2 पे जाने पे इंक्रीज कर रही है। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो आपका कर्व है वो थोड़ा सा बेंड होके ऐसे एज स्ट्रेट हो गया। वो स्ट्रेट कैसे हुआ है? एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ है। किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो अब यहाँ पे आप टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वहां पे जो एक्स एक्सिस से वैल्यू बनाएगा, मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी एक्स एक्सिस के थ्रू वो 0 हो जाएगी, यानी tan dy बाई dx इज इक्वल टू tan 0। यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे 0, और tan 0 पे वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इक्वालिटी भी होल्ड कर जाएगी। इक्वालिटी तो देखो ऐसे भी होल्ड कर रही है कि मान लो आपने कोई वैल्यू ली x1 यहाँ
और कोई वैल्यू ली x2 यहाँ, ठीक। तो x एक्सिस पे तो देखो जब आप यहां से यहां मूव कर रहे हो तो x1 इज लेस देन x2 तो है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रही है कि दोनों पे फंक्शन की वैल्यू तो सेम आएगी, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है ना। तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड हो गई कि x1 इज लेस देन x2 होने पे भी इट्स इंप्लाइज दैट f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2। मतलब दो चीजें हैं, एक तो इंक्रीज कर रही है और इक्वालिटी भी होल्ड कर रही है। तो जब इंक्रीज और इक्वालिटी दोनों होल्ड कर रही हो तो हम कहते हैं फंक्शन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज कर रही होती, मान लो ये वाला पोर्शन ड्रॉ ही नहीं होता तो सिर्फ इंक्रीज कर रही होती, और सिर्फ इंक्रीज कर रही है तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब यहां पे वैल्यू क्या हो रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है। एक मिनट देख ले, चेक कर लें कि आपने ओके क्लियर दिस, आई थिंक क्लियर शो हो रहा होगा, थोड़ा सा इस साइड है। ओके ओके क्लियर, इंक्रीजिंग फंक्शन क्लियर। जब x1 से x2 पे जाने पे वैल्यू क्या कर रही हो, इंक्रीज कर रही हो, तो स्टिकली इंक्रीज कर रही हो बता दिया, सिर्फ इंक्रीज कर रही है तो स्टिकली इंक्रीज, इक्वालिटी होल्ड हो गई तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन पे। किस पे आते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन पे। यहाँ बहुत हौच पौच भी हो गया है तो नया डायग्राम ही ज्यादा समझ में आएगा, बस थोड़ा देर और, उसके बाद ये टॉपिक का जो मेन पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर तो सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए फिर हम एक डायग्राम कंसीडर कर लेते हैं। पहले तो लिख लो एक इक्वेशन कि इफ x1 इज लेस देन x2, यहाँ पे फिर कह रहा है कि x1 इज लेस देन x2, मतलब x1 से हम जब x2 पे मूव कर रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब x एक्सिस पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो y एक्सिस पे क्या कंसीडर हो रहा है कि f ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है f ऑफ x2 से। मतलब अब वैल्यू मतलब x1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है इन कंपैरिजन टू x2। तो डायग्राम से देखेंगे ज्यादा क्लियर होगा। फिर से हमने यहाँ x एक्सिस ले लिया है और ये हमें y एक्सिस कंसीडर किया। अब x एक्सिस से अब हमने यहाँ पे एक ग्राफ कंसीडर करेंगे कुछ ऐसा, ठीक। इस ग्राफ में देखो ये जो ग्राफ है ये आपका फंक्शन डिफाइन कर रहा है। कौन सा फंक्शन, f ऑफ x, ठीक। अब इस फंक्शन पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये देखो, ठीक। अब यहां पे देखो ध्यान से, तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है हमने, ओके। तो यहां पे आप देखो जब हमने यहां पे x एक्सिस कंसीडर किया, यहां पे हमने x1 लिया और यहां पे एक पॉइंट लिया, वो हमने x2 लिया, ठीक। तो x1 से जब हम x2 पे मूव कर रहे हैं तो x एक्सिस पे वैल्यू देखो इंक्रीज कर रही है, मतलब x1 इज लेस देन x2, मतलब x1 की वैल्यू छोटी है x2 के कंपैरिजन में। अब आप ध्यान से देखो कि लेकिन जब फंक्शन को ध्यान से देखें तो फंक्शन की x1 पे वैल्यू क्या है, ज्यादा है, देखो ऊपर है वैल्यू, यहाँ पे f ऑफ x1 मिलेगा और यहाँ पे आपको f ऑफ x2 मिलेगा। तो यहां से जब हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू तो डिक्रीज कर रही है ना, तो
तो फंक्शन की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब जब हम वैल्यू एक्स एक्सिस पे वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ पे भी इक्वालिटी होल्ड हो जाए, अगर यहाँ पे आगे जाके ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर दो पॉइंट हमने कोई लिया जो कि डिफरेंट पॉइंट्स है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये मान लो x1 ये x2, तो यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो रही है, वैल्यू फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इक्वालिटी भी होल्ड हो गई थी, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन अगर यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं हो रही होती तो यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रही है वैल्यू। ठीक, तो यहाँ तो हम कहते हैं कि द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये देखो डिक्रीजिंग, ओके क्लियर। इंक्रीजिंग फंक्शन क्लियर, जब वैल्यू क्या हो रही हो, कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रही हो, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रही हो, दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर इक्वालिटी होल्ड हो जाए अगर दोनों में, तो वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर दिस। कोई प्रॉब्लम हो देन यू विल आस्क, ओके, यू विल आस्क योर क्वेरीज। थैंक यू।